आज हम बात करेंगे 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। मूवी में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है एना से। एना 21 साल की लड़की है और वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जो वैंकूवर में है। इसकी एक रूममेट है जिसका नाम है कैट और कैट कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखती है। कैट की तबीयत खराब होती है और उसे एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू लेना है जो अभी मात्र 27 साल का है और उसका नाम क्रिश्चियन होता है। वो एक बहुत बड़ा बिलियनर है, अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब है। अब कैट की तबीयत खराब है इसलिए एना को उसकी जगह क्रिश्चियन के पास जाना पड़ता है ताकि वो उसका इंटरव्यू ले ले। अब एना क्रिश्चियन के ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि वह एक शानदार ऑफिस होता है और एना यहाँ पर थोड़ी सी घबराई हुई होती है क्योंकि ये उसका काम नहीं है। इसके बाद वो क्रिश्चियन से सवाल पूछती है लेकिन इसमें उसका एक भी सवाल नहीं होता है। वो सारे के सारे सवाल पढ़ रही होती है। क्रिश्चियन उसके सारे सवालों के जवाब नहीं देता क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब क्रिश्चियन नहीं देना चाहता। उसमें से एक सवाल यह भी होता है जिसमें एना उससे यह पूछती है कि क्या आप गे हैं। क्रिश्चियन बोलता है कि जी नहीं, मैं गे नहीं हूँ। एना कहती है कि माफ़ करना, यहाँ पर जो लिखा है मैं बस वही पढ़ रही हूँ। हालांकि क्रिश्चियन उससे मात्र 10 मिनट के लिए मिले होते हैं लेकिन 10 मिनट पूरे होने के बाद भी वो उससे बात कर रहे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी मासूमियत से, उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं। क्रिश्चियन एना से बोलता है, तुम ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछती जो तुम पूछना चाहती हो। एना उससे पूछती है कि अभी अभी आपने बताया कि कुछ लोग हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको कोई भी नहीं जानता। इस बात से वो इम्प्रेस हो जाता है और इसी बीच उसकी सेक्रेटरी आती है और वो कहती है कि आपकी अगली मीटिंग का टाइम हो गया है। लेकिन क्रिश्चियन एना से और भी बातें करना चाहता है। वो उससे पूछता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करना चाहती हो। वो कहती है कि मैं यहाँ CITL में शिफ्ट होना चाहती हूँ। क्रिश्चियन उसे बोलता है कि हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए एक इंटर्नशिप का ऑफर है, लेकिन एना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर पाऊंगी। और इसके बाद वह जो जा रही होती है, क्रिश्चियन उससे पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए होंगे। एना बोलती है कि आपने तो सिर्फ 4 ही सवालों के जवाब दिए और क्रिश्चियन उसे वो पेपर लेता है जिस पर सारे सवाल लिखे होते हैं और एना वहां से चली जाती है। एना जब केट के पास पहुंचती है तो वो उससे बोलने वाली होती है कि उसने 4 ही सवालों के जवाब दिए, लेकिन उसे बोलने से पहले कैट बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अभी अभी क्रिश्चियन का मुझे मेल आया और उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए। कैट उससे पूछती है कि तुम्हें क्रिश्चियन कैसा लगा। वो बोलती है कि वे काफ़ी अच्छा था और सभ्य था, समझदार भी था। दरअसल कहीं ना कहीं उसकी सभ्यता से, उसके अच्छे व्यवहार से एना भी उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। अब एना कॉलेज के साथ साथ एक हार्डवेयर की दुकान पर भी काम करती है। जब अगले दिन वो काम पर जाती है तो वहाँ क्रिश्चियन भी आता है और वो उसकी हार्डवेयर की दुकान से कुछ टेप, कुछ रस्सियाँ, इस तरह की चीज़ें ले जाता है। एना उसे थैंक्स बोलती है कि आपने कैट के सारे सवालों के जवाब दे दिए। वो बहुत खुश थी लेकिन उसके पास आपका कोई क्लियर फोटो नहीं है इसलिए वो परेशान है। क्रिश्चियन बोलता है कि कल मैं आसपास ही रहूँगा, अगर वो चाहे तो मेरा फ़ोटो ले सकती है और वो एना को अपना फ़ोन नंबर देता है। वो कहता है कि कल मुझे फ़ोटो के लिए फ़ोन करना और अगले दिन कैट, एना और उनका एक दोस्त क्रिश्चियन की फ़ोटो लेने के लिए जाते हैं। फ़ोटो सेशन के बाद क्रिश्चियन एना के साथ कॉफ़ी पीने जाता है और अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती आगे बढ़ रही है। क्रिश्चियन एना से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। एना बताती है कि मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे, उसके बाद मेरे सौतेले पिता ने मुझे पाला। वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं, लेकिन मेरी मॉम भी अभी 4थी शादी हुई है, वो बहुत रोमांटिक है। क्रिश्चियन बोलता है और तुम? एना कहती है कि मुझे रोमांटिक होना चाहिए क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रही हूँ। पता नहीं मैं रोमांटिक हूँ कि नहीं। क्रिश्चियन को एना बहुत इनोसेंट लगती है और वो कहता है कि हमें चलना चाहिए। एना पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि मैं गर्लफ्रेंड की बात नहीं करता। वो एना को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए और एना भी उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कॉलेज में एना की दोस्त कैट उसे बताती है कि आज रात को हम पार्टी करते हैं और वो पार्टी में एना को अपने साथ ले जाती है और एना वहाँ पे बहुत ड्रंक हो जाती है और तभी क्रिश्चियन का कॉल आता है और उससे बात करके उसे पता चलता है कि वो ड्रंक है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो उसे क्लब का पता बता
क्रिश्चियन बोलता है कि तुम वहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ, लेकिन एना को ज्यादा होश नहीं होता। अब एना का एक दोस्त होता है जो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और वो उसे किस करने की कोशिश करता है। एना उसे मना करती है, लेकिन फिर भी वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। वो उसे धक्का देता है। वो बोलता है उसने मना किया है और वो एना को अपने साथ ले जाता है। और अगले दिन जब एना की आंखें खुलती है तो वो होटल के कमरे में होती है और क्रिश्चियन भी वहां पर होता है, हालांकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया होता है। एना उसे बोलती है कि तुमने मेरे घर पर किताबें क्यों भिजवाई थी। दरअसल क्रिश्चियन ने एना के लिए थॉमस हार्डी की नॉवेल का फर्स्ट एडिशन की कॉपीज भिजवाई थी, जो कि बहुत महंगी होती हैं। क्रिश्चियन कहता है कि वो मैंने इसलिए भिजवाई थी क्योंकि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। एना बोलती है किस लिए। वो कहता है कि मैं रोमांस नहीं करता, मेरी पसंद बहुत अलग है, मैं तब तक तुम्हें नहीं छूऊंगा जब तक तुम्हारी सहमति ना हो। एना कुछ भी नहीं समझ पाती है और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों लिफ्ट में होते हैं तो एक दूसरे की पहली बार किस करते हैं। इसके बाद वो एना को घर छोड़ देता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। एना बहुत खुश है क्योंकि वो भी क्रिश्चियन को बहुत पसंद करती है। दोस्तों, आगे जानने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। अगली रात को क्रिश्चियन एना को हेलीकॉप्टर से अपने घर ले जाता है और उसका बहुत ही आलीशान घर होता है और वहाँ पर क्रिश्चियन एना को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। इसमें यह लिखा है कि हमारे बीच में जो भी बातें होंगी उसके बारे में तुम कभी किसी को नहीं बताओगी। एना कहती है कि वैसे भी हमारे बारे में कभी किसी को नहीं बताएगी और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। इसके बाद एना पूछती है कि क्या हम प्यार करेंगे। क्रिश्चियन कहता है कि मेरे बारे में 2 बातें तुम अच्छी तरह समझ लो, मैं कभी किसी से प्यार नहीं करता, बस मैं लड़कियों के फिजिकली क्लोज जाता हूँ। एना पूछती है और दूसरी बात। क्रिश्चियन अपने कमरे में लेकर जाता है, वहाँ पर बहुत सारे BDMS टॉयज होते हैं। एना क्रिश्चियन से पूछती है कि क्या तुम निराश हो। वो कहता है कि मैं डोमिनेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। एना बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। क्रिश्चियन बोलता है कि मुझे खुश करने के लिए अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। एना पूछती है कि अगर मैं खुश ना कर पाई तो। वो बोलता है कि तुम्हें सजा मिलेगी। इसके बाद क्रिश्चियन एना को उसका कमरा दिखाता है और वो कहता है कि अगर हमारे बीच में सब कुछ ठीक रहा तो ये कमरा तुम्हारा होगा। एना बोलती है क्या हम दोनों यहाँ पर साथ सोएंगे। क्रिश्चियन बोलता है कि मैं कभी किसी के साथ नहीं सोता। क्रिश्चियन एना को ये भी बोलता है कि कुछ भी करने से पहले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट और साइन करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी शर्तें हैं, अगर तुम्हें वो सभी शर्तें मंजूर होंगी तभी हम आगे कुछ करेंगे। अब बातों ही बातों में क्रिश्चियन को यहाँ पर ये पता चलता है कि एना कभी भी किसी लड़के से क्लोज नहीं गई, यानी कि उसने कभी भी कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया है। इस बात से वो बहुत प्रभावित होता है और इसके बाद उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। अब ये धीरे धीरे और भी एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर देते हैं और अगली सुबह एक बार फिर ये फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब इसी दौरान क्रिश्चियन की मॉम भी घर पर आ जाती है। जब वहाँ क्रिश्चियन को एना के साथ देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि इससे पहले उसने क्रिश्चियन को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा था। उसकी मॉम को ये लगता है कि क्रिश्चियन होमोसेक्सुअल है, जैसा कि लोग बातें करते हैं, और वो एना से मिलके खुश होती है। एना को अपने घर पर आने के लिए इनवाइट भी करती है। अब क्रिश्चियन की मॉम के जाने के बाद एना क्रिश्चियन की उन सारी शर्तों के लिए मानने से मना कर देती है और उसने उससे एक रात पहले कही थी। दरअसल वो उसके सामने समर्पित नहीं होना चाहती, इसलिए वो उसके एक प्रपोजल को मना कर देती है। क्रिश्चियन एना को घर छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में क्रिश्चियन एना को ये भी बताता है कि उसका पहला फिजिकल रिलेशनशिप उसकी मॉम की दोस्त के साथ हुआ था जब वो 15 साल का था। उनका रिश्ता 6 साल तक रहा और वो अब नॉर्मल दोस्तों की तरह बात करते हैं। क्रिश्चियन एना को वो कॉन्ट्रैक्ट भी देता है जिसके बारे में उसने उससे बताया होता है। वो बोलता है कि इसे पढ़ लेना। एना उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच क्रिश्चियन एना को बहुत सारे गिफ्ट भी भेजता है। वो चाहता है कि एना उसकी बात को मान जाए। एना उसके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है और उसमें ये लिखा होता है कि तुम अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो तो तुम किसी भी फिजिकली क्लोज नहीं हो सकते, और जब क्रिश्चियन और एना एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आएंगे तो एना और क्रिश्चियन को
सर या मिस्टर ग्रे कहकर बुलाना होगा। और इसके अलावा भी उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी अलग अलग शर्तें, बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं। और इन सभी बातों को जानने और इन चीज़ों के बारे में समझने के बाद एना ये डिसाइड करती है कि वो क्रिश्चियन से अब रिश्ता नहीं रखेगी, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप है जिसमें एना को सिर्फ दर्द मिलेगा। और वो क्रिश्चियन को लिखती है कि नाइस नोइंग यू। इस मैसेज को पढ़ने के बाद क्रिश्चियन रात में एना के घर पर आता है और वो घर पर अकेली होती है। और एक बार फिर क्रिश्चियन और एना फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। एना क्रिश्चियन को सच में बहुत पसंद करती है, लेकिन उसकी जो शर्तें होती हैं वो उसे मंजूर नहीं होती हैं और इसलिए उसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। लेकिन बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए भी ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। एना क्रिश्चियन को कहती है कि आज रात तुम यहीं पर सो जाओ, लेकिन क्रिश्चियन बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी के साथ नहीं सोता। हालांकि वो एक बार पहले उसके साथ सो चुका है, लेकिन वो दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता। क्रिश्चियन किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप तो बना सकता है, लेकिन वो उसके साथ सोता नहीं है, ये उसका रूल है। क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है और उसके बाद इन दोनों की चैटिंग होती है और चैट में एना ये बोलती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक ऑफिशियल मीटिंग चाहती हूँ। और दोनों के बीच में एक ऑफिशियल मीटिंग होती है। इस मीटिंग में क्रिश्चियन और एना उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। एना बहुत सारे पॉइंट्स को हटवा देती है क्योंकि बहुत ही पेनफुल होते हैं, जो कि एना को पसंद नहीं आते, और क्रिश्चियन भी उन्हें हटा देता है। लेकिन अभी भी एना उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करती। क्रिश्चियन एना को बाहर छोड़ने जाता है और वहाँ पर एना की गाड़ी में जगह होती है जो कि बहुत ही नॉर्मल सी होती है। एना बोलती है, ये है मेरी गाड़ी, बहुत बढ़िया है ना। दरअसल एना क्रिश्चियन को ये बताना चाहती है कि वो बहुत ही सिंपल परिवार से आती है। एना वहाँ से चली जाती है और एना ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया क्योंकि वो समझ चुकी है कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा वो रोमांटिक नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक सेक्सुअल डिज़ायर होगी और इस डिज़ायर में एना को सिर्फ दर्द मिलेगा। एना कई दिनों तक क्रिश्चियन से नहीं मिलती और अब एना का ग्रेजुएशन फाइनल का दिन आता है और यहाँ पर क्रिश्चियन को एक स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। एना और क्रिश्चियन की बातें यहाँ पर होती हैं और यहाँ क्रिश्चियन एना को एक गाड़ी भी गिफ्ट देता है। हालांकि एना नहीं लेना चाहती, पर क्रिश्चियन उसकी पुरानी गाड़ी अपने ड्राइवर को बोल के बिकवा देता है और उसको बिना बताए वो ये खूबसूरत तोहफा देता है। लेकिन अभी भी क्रिश्चियन के बिहेवियर से एना बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड रहती है और अब एना की मॉम का कॉल आता है तो वो देखती है कि उनकी बेटी परेशान है, इसलिए एना की मॉम उसे अपने पास बुला लेती है। और जब वो वहाँ पर जाती है तो क्रिश्चियन भी वहाँ पर आता है और वे दोनों वहाँ से निकलकर सेपरेटली मिलते हैं और यहाँ पर एक बार फिर उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप होता है। और ये इस बार उस तरह से होता है जैसे कि क्रिश्चियन चाहता है। वो उस पर अपने BDMS टॉयज़ का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये इतना पेनफुल नहीं होता। एना को इतना दर्द नहीं होता, उसे अच्छा लगता है और अगले दिन वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए भी ले जाता है। वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और डिनर के बाद क्रिश्चियन उसे अकेले में ले जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम मेरी हो एना। बोलती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, हम एक साथ एक बिस्तर में क्यों नहीं सो सकते? तुम मुझे अपने आप को छूने क्यों नहीं देते? और तुम ऐसे क्यों हो? मैं भी तुम्हें छूना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। दरअसल जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं तो क्रिश्चियन उसे अपने आप को छूने नहीं देता, वो उसके हाथ बांध देता है। लेकिन क्रिश्चियन एना से सचमुच का प्यार करती है, उसे छूना चाहती है, उसे प्यार करना चाहती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे उन सब बातों के लिए अलाउड नहीं करता है। क्रिश्चियन के शरीर में बहुत सारे जलन के निशान भी होते हैं और अब एना उससे पूछती है तो क्रिश्चियन रात को उसे ये बताता है कि जिस महिला ने उसे जन्म दिया है वो एक वेश्या थी और जब वो 4 साल का था तो वो उसकी मौत हो गई। दरअसल क्रिश्चियन ने एना को अपनी जिस मॉम से मिलवाया था वो उसकी सगी माँ नहीं होती है। वहीं एना की अब ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, इसलिए वो केटेल से हमेशा के लिए जॉर्जिया जा रही है। वहाँ पर उसकी मॉम रहती है और वो जॉर्जिया चली जाती है। जॉर्जिया जाने के बाद क्रिश्चियन को एना मिस करती है और क्रिश्चियन भी एना को मिस करता है, इसलिए क्रिश्चियन एना से मिलने के लिए जॉर्जिया जाता है और ये दोनों यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। क्रिश्चियन एना को अपने प्राइवेट प्लेन की सैर भी करवाता है, लेकिन इसके बाद क्रिश्चियन के ऑफिस में कोई कॉल आता है जिसकी वजह से क्रिश्चियन को जॉर्जिया से सिएटल वापस जाना पड़ता है। लेकिन अगले दिन एना भी वापस सिएटल आ जाती है और वो क्रिश्चियन से मिलने के लिए जाती है।
एना क्रिश्चियन से प्यार करती है। हालांकि क्रिश्चियन भी एना से प्यार करता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। उसके साथ अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अपनी शर्तें हैं और इन दिनों के बीच में एक बार फिर से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और ये सब उसी तरह से होता है जिस तरह से क्रिश्चियन चाहते हैं। वो एना को अपने आप को टच नहीं करने देता। एना उसी रात को उससे पूछती है कि तुम मुझे अपने आप को छूने क्यों नहीं देते, हमें बात करनी चाहिए। लेकिन क्रिश्चियन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एना पूछती है क्यों मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया, इसलिए ये सब है। वो पूछता है भाड़ में जाए कॉन्ट्रैक्ट, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एना पूछती है इसका मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो नियम लिखे थे उनका भी कोई मतलब नहीं है। क्रिश्चियन बोलता है कि नहीं, उनका मतलब है। एना पूछती है कि अगर मैंने कोई नियम तोड़ा तो? क्रिश्चियन बोलता है कि तो तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। एना उससे पूछती है कि तुम मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहते हो, तुम मुझे दर्द क्यों देना चाहते हो? वो कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं 50 शेड्स ऑफ फक्ड हूँ। एना बोलती है कि ठीक है, तुम्हें समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है और तुम मुझे सज़ा दो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कौन सी सज़ा देते हो। इसके बाद वो एना को बोलता है कि मैं तुम्हें 6 बार मारूंगा और हर बार मेरे साथ गिनोगी और वो एना को हर बार ज़ोर से मारता है। एना को इससे बहुत दर्द होता है और जब उसकी सज़ा ख़त्म हो जाती है तो क्रिश्चियन उसके पास आना चाहता है, लेकिन एना उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे पास मत आओ, क्या तुम ये चाहते हो मुझे इस हालत में देखना? क्यों तुम्हें इन सब से संतुष्टि मिलती है? क्रिश्चियन के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं होता। दरअसल उसके साथ उसकी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके बारे में भी अभी भी एना को कुछ समझ में नहीं आया होता है और एना वहाँ से चली जाती है। रात को जब एना अपने रूम में होती है तो क्रिश्चियन वहाँ पर आता है। एना क्रिश्चियन से बोलती है कि मेरे साथ फिर कभी ऐसा मत करना, मैं वो नहीं हूँ जो तुम चाहते हो। क्रिश्चियन बोलता है कि तुम सब कुछ हो। एना उसे रोते हुए कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्रिश्चियन कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एना उसे कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, और क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह अपने घर जा रही होती है एना, तभी क्रिश्चियन को बोलते हुए कि मुझे मेरी कार वापस चाहिए। क्रिश्चियन बोलता है कि उस कार को बेच दिया गया है। एना बोलती है कि उसे जितने भी पैसे मिले थे वो तुम मुझे वापस दे दो, क्योंकि उसकी गाड़ी वापस लानी है। और उसके बाद एना वहाँ से चली जाती है और जब वो जा रही होती है क्रिश्चियन उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एना मना कर देती है और इस तरह ये दोनों अलग हो जाते हैं। हालांकि अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, लेकिन अब इनके बीच में कोई बात नहीं होती और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म सन 2015 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का पूरा बजट था $40 मिलियन और इस फिल्म ने कमाई की थी $571 मिलियन की। ये फिल्म एक किताब के ऊपर बनी है जिसका नाम भी 50 शेड्स ऑफ ग्रे है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार मूवीज़ की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।